उस दिन रेखा चाची के आने के बाद सबके चेहरों पर फिर से आशा की किरणें चमकने लगी थी। ऐसा होता भी क्यों नहीं, आखिर 3 साल बाद घर की बेटी अनिका के लिए इतना अच्छा रिश्ता जो लाई थी। लड़के ने एमबीए के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई थी। 2 साल विदेश में रहकर पैसा भी खूब कमाया हुआ था। उसकी उम्र 33 साल की और अनिका 29 साल की उम्र के हिसाब से अधिक भी नहीं थी। खानदान भी उसका अच्छा था। रिश्ता लड़के वालों की तरफ से आया था, सो मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कारण से अनिका का विवाह नहीं हो पा रहा था, वो परेशानी अब 3 साल से सामने नहीं आई थी। हर माता पिता की तरह अनिका के माता पिता भी चाहते थे कि बेटी को वे खूब धूमधाम से विदा कर ससुराल भेज सकें। फिर भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। 2 भाइयों की इकलौती बहन, खाता पीता घर और कम बोलने व सरल स्वभाव वाली अनिका घर के कामों में निपुण थी। खूबसूरत लड़की के लिए तो रिश्तों की कमी नहीं थी, पर परेशानी तब आती जब कहीं उसके रिश्ते की बात चलती थी। पहले 2-4 दिन तो अनिका ठीक रहती थी, पर जैसे ही रिश्ता पक्का होने की बात होती, उसे दौरा सा पड़ जाता था। उसकी हालत अजीब सी होने जाती थी। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे, शरीर कांपने लगता और होठ नीले पड़ जाते थे। वो फटी सी आंखों से बस देखती रह जाती और जबान पथरा जाती थी। सब पूछने की कोशिश करके हार जाते थे कि अनिका, कुछ तो बोल, तेरी ऐसी हालत क्यों हो जाती है? तू कुछ बता तो सही। पर अनिका की जबान पर जैसे ताला सा पड़ा रहता था। बस कभी कभी चीख उठती थी, नहीं नहीं, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। और फिर रिश्ते वालों को मना कर दिया जाता। शुरू शुरू में तो उसकी हर हालत को परिवार वालों ने छिपाए रखा, सो रिश्ते आते रहे और वही परेशानी सामने आती रही। पर धीरे धीरे यह बात रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को भी पता चल गई। तरह तरह की बातें होने लगी। कोई हमदर्दी दिखाने के साथ उसे तांत्रिकों के पास ले जाने की सलाह देता, तो कोई साधु संतों का आशीर्वाद दिलाने को कहता और डॉक्टरों को दिखाने की बात करता। पर कोई बीमारी होती तो उसका इलाज होता ना। एक दिन चाची ने मौसी जी से कह भी दिया, मुझे तो दाल में काला लगता है, चाहे कोई माने ना माने। मुझे तो लग रहा है अनिका का कहीं चक्कर चल रहा है और शर्म के मारे माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोल पा रही है। वरना ऐसा क्या हो गया है कि इतने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते ठुकरा रही है? अरे, ये जहाँ कहेगी हम इसका रिश्ता करेंगे, कम से कम ये आए दिन की परेशानी तो हटे। हाँ दीदी, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उस टाइम उसकी हालत देखी नहीं जाती। रिश्ते का क्या, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। इकलौती लड़की है, कुछ तो रास्ता खोजना ही पड़ेगा, मौसी दुख से कहती। और फिर जब मौसी ने एक दिन बातों ही बातों में बड़े लाड़ के साथ अनिका के मन की बात जाननी चाही, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा इल्ज़ाम उसके सिर पर मढ़ दिया गया हो। काफ़ी देर बाद संभल कर बोली, मौसी आपने सोचा भी कैसे? क्या आपको मैं ऐसी लगती हूँ कि इतना बड़ा कदम उठा सकूँ? नहीं बेटा, ये कोई अपराध या गुनाह नहीं है। हम तो बस तेरे मन की बात जानकर तेरी सहायता करना चाहते हैं, तेरा घर बसाना चाहते हैं। क्या कहूँ मौसी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि रिश्ते की बात चलते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता है। बस यह समझ लीजिए कि मुझे विवाह के नाम से नफरत है। मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूँगी। अनिका सिर झुकाए कहती रही और फिर सच में वह 20 से 29 साल की हो गई, पर उसने शादी के लिए हाँ नहीं की। हालांकि कई बार अनिका को शादी की अहमियत का एहसास होता था कि माता पिता नहीं रहेंगे, भाई शादी करने के बाद अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, तो उसे कौन सहारा देगा? उसे भी तो शादी करके घर बसा लेना चाहिए। उसकी सखी सहेलियों की शादी हो चुकी है और कितने तो बच्चे भी हो गए हैं। अब इतने लंबे समय के बाद इस उम्र में उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था। सबको यही आशा थी कि अब इतना समय गुजरने के बाद वह तैयार हो गई होगी और सोच समझकर फैसला लेगी। पर अनिका ने फिर मना कर दिया था। पूरे सप्ताह तो इसी उधेड़-बुन में लगी रहती और आखिर में उसे यही लगा कि शादी का रिश्ता संभालने में वह असफल रहेगी। उस रात वह जी भरकर रोई। इन सब बातों में उसका दोष सिर्फ इतना ही था कि उसे लगता था कि वह किसी की ज़िंदगी में शामिल होकर उसे कोई खुशी देने के लायक नहीं है। रात भर अनेक विचार उसके दिमाग में आते जाते रहे और सुबह उसे फिर से दौरा पड़ गया था। माँ ने अनिका के सिर में नारियल के तेल की मालिश की थी, उसे बादाम का दूध पिलाया था। दोनों भाई बार बार उसे आकर देख जाते। पापा उसके बराबर में सिर झुकाए बैठे सोच रहे थे कि आखिर क्या गम है मेरी बेटी को।
कोई कमी नहीं है, सब लोग उसे इतना प्रेम करते हैं, फिर कौन सा गम है जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। पर अनिका के होठों पर फैली उस फीकी सी मुस्कान का राज कोई नहीं समझ सका, जिसने उसके वजूद को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अनिका ने बहुत कोशिश की थी खुद को बहलाने की, अकेली जिंदगी के कड़वे सच का आईना खुद को दिखाने की, लेकिन हर बार अनिका ही उसके हाथ लगी थी। पलंग पर लेटी आंखें छत पर जमाए वह अतीत की गलियों से गुजर रही थी कि भाई मनोज की आवाज़ पर ध्यान गया, जिसने गुस्से में पहले गमले को ठोकर मारी, फिर अंदर आकर माँ से बोला, माँ आप पापा को समझा दीजिए, उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए कि वे कहाँ बोल रहे हैं। हमें कहीं भी डांटना गाली देना शुरू कर देते हैं, हमारी इज्जत का उन्हें तनिक भी ख्याल नहीं। अब हम बच्चे तो नहीं रहे ना। माँ ने हड़बड़ाते हुए किचन से आकर मनोज की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो उसने मन ही मन भड़ास निकाल दी। 18 साल का मनोज माँ से अपने पापा के व्यवहार की शिकायत कर रहा था और माँ मौके की नजाकत भागकर बेटे को समझा रही थी। बेटा मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि इस बात का ख्याल रखें। वैसे बेटा तुम यह तो समझते ही हो कि वे तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी हर फरमाइश भी पूरी करते हैं। अब गुस्सा आता है तो वे खुद को रोक नहीं पाते। यही कमी है उनमें कि ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा करना उनकी आदत बन गई है। तुम उसे दिल पर मत लिया करो। रहने दो माँ, पापा को हमारी कोई चिंता है नहीं है, कभी भी कहीं भी हमारी बेइज्जती कर देते हैं, दोस्तों के सामने ही कुछ भी कह देते हैं। तब यह कौन देख रहा है कि वे हमें कितना प्यार करते हैं, लोग तो हमारा मजाक बनाते ही हैं। मनोज अभी भी गुस्से से भनभना रहा था और उसकी माँ कुसुम माथा पकड़कर बैठ गई। मैं क्या करूँ, तुम लोग तो मुझे सुनाकर चले जाते हो, पर मैं किससे कहूँ। तुम क्या जानो, अगर तुम्हारे पापा के पास कड़वे बोल ना होते तो दुख किस बात का था। उनकी ज़बान ने मेरे दिल पर जो घाव लगा रखे हैं वे अभी तक भरे नहीं हैं, और आज तुम लोग भी उसका निशाना बनने लगे हो। मैं तो पराई बेटी थी, उनका साथ निभाना था, सो सब झेल गई। पर तुम तो हमारे बुढ़ापे की लाठी हो, तुम्हारा साथ छूट गया तो बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। काश मैं उन्हें समझा सकती। तभी पर्दे के पीछे सहमी खड़ी अनिका धड़कते दिल से माँ से पूछने लगी, माँ क्या हुआ, भाई को गुस्सा क्यों आ रहा था। नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ने उसे डांट दिया था ना, इसलिए कुछ नाराज़ था। माँ पापा से कुछ मत कहना, बेकार में झगड़ा शुरू हो जाएगा। डर से पीली पड़ी अनिका ने धीरे से कहा, तू बैठ एक तरफ। पहले से ही भरी बैठी कुसुम ने कहा, उनसे बात नहीं करूंगी तो जवान बेटों को भी गवा बैठूंगी। क्या कर लेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार डालेंगे ना, देखूंगी मैं भी। आज तो निर्णय होने ही दे, उन्हें सुधरना ही पड़ेगा। कुसुम जब से विवाह कर आई थी उन्होंने सुख महसूस नहीं किया था। वैसे तो घर में पैसे की कमी नहीं थी, ना ही अजय जी का चरित्र खराब था। बस कमी थी ये कि उनकी जबान पर उनका नियंत्रण नहीं था। जरा जरा सी बात पर टोकना और गुस्सा करना उनकी सबसे बड़ी कमी थी, और इसी कमी ने कुसुम को मानसिक रूप से बीमार कर दिया था। वे तो यह सब सहते सहते थक चुकी थी। अब बच्चे पापा की तानाशाही के शिकार होने लगे हैं। बच्चों को बाहर खेलने में देर हो जाती तो वहीं से गालियां देते और पीटते घर लाते। उनके पढ़ने के समय कोई मेहमान आ जाता तो सबको एक कमरे में बंद कर यह कहते हुए बाहर से ताला लगा देते, देखो इधर ताक झाँक करके समय बर्बाद किया तो टांगे तोड़ दूंगा। 1 घंटे बाद सबसे सुनूंगा कि तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, फिर चुपचाप पढ़ाई में मन लगाओ। उधर कुसुम उस डांट का असर कम करने के लिए बच्चों से नरम व्यवहार करती और कई बार उनकी गलत मांगों को भी चुपचाप पूरा कर देती थी। पर आज तो उन्होंने सोच रखा था कि अजय जी को समझा कर ही रहेंगी कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो उससे दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए, वरना कल औलाद ने पलट कर जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी। औलाद भी हाथ से जाएगी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने विचारों में कुसुम ऐसी डूबी कि पता ही नहीं चला कि कब अजय जी घर आ गए। घर अंधेरे में डूबा था। उन्होंने खुद बत्ती जलाई और उनकी जुबान चलने लगी। किसके बाप के मरने का मातम मनाया जा रहा है जो रात तक बत्ती भी नहीं जलाई गई। अनिका कहाँ है, तू ही यह काम कर दिया कर, इन गधों को तो कुछ होश ही नहीं रहता। फिर उन्होंने तिरछी नज़रों से कुसुम को देखा, और तुम्हें किस काम का होश है या नहीं, चाय पानी भी पिलाओगी या नहीं। अनिका तू ही पानी ले आ। उधर अनिका माँ की आड़ में छिपी थी।
उसका दिल आज होने वाले झगड़े के डर से काँप रहा था। फिर भी उसने किसी तरह पापा को पानी लाकर दिया। पानी पीते उन्होंने अनिका से पूछा, इन रानी साहिबा को क्या हुआ? अनिका के मुंह से बोल नहीं फूटे तो हाथ के इशारे से मना किया, पता नहीं। वे दोनों नवाबजादे कहाँ हैं? पापा बड़े भैया का आज मैच था, वे अभी नहीं आए हैं और छोटा किसी दोस्त के यहाँ नोट्स लेने गया है। किसी अनिष्ट की आशंका मन में पाले अनिका डरते डरते कह रही थी। ये सुअर की औलाद सोचते हैं कि बल्ला घुमा घुमा कर धोनी बन जाएंगे और दूसरा नोट्स का बहाना कर कहीं आवारागर्दी कर रहा है। सब जानता हूँ। अजय जी की आंखें शोले बरसाने को तैयार थी। बस इसी अंदाज पर कुसुम कुड़कर रह जाती थी। उनकी आत्मा तब और छलनी हो जाती जब बच्चे पापा की इस जाति का दोष भी उनके सिर पर मढ़ देते कि माँ, अगर आपने शुरू से ही पापा को टोका होता या उनका विरोध किया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। मगर वे बच्चों को कैसे समझाती? यहाँ तो पति के विरोध में बोलने का मतलब होता है उल्टा कुलक्षणी कहलाना। वे तब उस इंसान की पत्नी बनकर आई थी जब पुरुष अपनी पत्नियों को किसी काबिल नहीं समझते थे। घर में उनकी कोई अहमियत नहीं होती थी, ना ही बच्चों के सामने उनकी इज्जत की जाती। वरना कुसुम यह कहाँ चाहती थी कि पिता पुत्र का सामना लड़ाई झगड़े के सिलसिले में हो, और इसलिए कुसुम ने खुद बहुत संयम से काम लेकर पिता पुत्र के बीच सेतु बनने की कोशिश की थी। उन्होंने तो जैसे तैसे अपना समय निकाल दिया था, पर अब नया खून बगावत का रास्ता अपनाने को मचल रहा था और इसी के चलते घर के हालात कब बिगड़ जाए कुछ भरोसा नहीं। और इन सब बातों का सबसे बुरा असर अनिका पर पड़ रहा था। अनिका माँ की हमदर्द थी तो पापा से भी उसे बहुत प्रेम था, लेकिन जब तब घर में होने वाली किचकिच उसको मानसिक रूप से बीमार करने लगी थी। स्कूल जाती तो हर समय यह डर हावी रहता कि कहीं पापा अचानक घर ना आ गए हो, क्योंकि मनोज भाई अक्सर स्कूल से गायब रहते थे और घर में रहते तो तेज़ आवाज़ में गाने सुनते थे। इन दोनों बातों से पापा बुरी तरह चिढ़ते थे। माँ मनोज को समझाती तो वह अनसुनी कर देता। उसे पता था कि पापा ही माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनका क्या है, बड़बड़ करती ही रहेंगी। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका अनिका के मन को सहमाए रहती और स्कूल से घर आते ही उसका पहला प्रश्न होता, माँ पापा तो नहीं आ गए? भाई स्कूल गए थे या नहीं? पापा ने सुमित भाई को क्रिकेट खेलते तो नहीं पकड़ा? पापा ने सुमित भाई को क्रिकेट खेलते तो नहीं पकड़ा? दोनों भाइयों में झगड़ा तो नहीं हुआ? माँ उसे परेशानी में देखती तो कह देती थी, क्यों तू हर समय इन्हीं चिंताओं में जीती है? अरे घर है तो लड़ाई झगड़े होंगे ही, तुझे तो बहुत शांत होना चाहिए। पता नहीं तुझे आगे कैसा घर वर मिले। मगर अनिका खुद को इन बातों से दूर नहीं रख पाती और हर समय तनावग्रस्त रहते रहते ही वह स्कूल से कॉलेज में आ गई थी। और आज फिर वह दिन आ गया था जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। भाई मनोज का मुकदमा माँ की अदालत में था। माँ पिताजी दोनों की चुप्पी आने वाली तूफान का संकेत दे रही थी। किसी भी क्षण झगड़ा होने वाला था। इसलिए अनिका फिर पापा की ओर बढ़कर बोली, पापा आप हाथ मुंह धोएं, मैं चाय बनाती हूँ। किचन में जाकर भी अनिका का मस्तिष्क उलझा रहा। पापा काम से थके हारे आते हैं, ये बातें तो बाद में भी हो सकती है। भाई सुमित मनोज भी अब बड़े हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। समय से घर आना, वो पढ़ना चाहिए। पर दोनों को कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अनिका अक्सर पापा का पक्ष लेती। इसके पीछे छिपा कारण यह था कि वह माँ को गुस्से से बचाना चाहती थी, लेकिन कुसुम को शिकायत होती कि वह सब कुछ जानते हुए भी पापा का पक्ष लेती है। पापा चाय का कप लेकर कमरे में चले गए और अनिका से पूछा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों, आपसे कुछ कहा? अनिका ने अनजान बनकर पूछा। नहीं, कहा तो नहीं, पर लग रहा है कुछ गड़बड़ है। जाओ बुलाकर लाओ माँ को, उन्होंने आदेश देने के अंदाज में अनिका से कहा तो उसका दिल अनजानी आशंका से धड़क उठा। दरवाजे पर खड़ी माँ तमतमाए चेहरे से उसे देखकर बोली, किचन में जाओ और खाने की तैयारी करो। जी कह अनिका बाहर निकल गई, पर उसके पैर कांपने लगे थे। हमेशा यही होता था, जब घर में कलह होती तो उसे किचन में जाने का आदेश मिल जाता था और फिर वह पल आ गया जिससे उसका मन हमेशा कांपता था। अंदर माँ पापा से कह रही थी, देखिए आज मैं आपसे ऐसी बातें कहने वाली हूँ जिसमें आपकी, बच्चों की व इस घर की भलाई है।
ये समझ लीजिए कि घर के इस माहौल ने अनिका की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है। आपने हमेशा एक तानाशाह बनकर घर पर राज किया है। मुझे बराबरी का दर्जा देना तो दूर, आपने हमेशा अपने पैर की जूती समझा है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अनिका भी मुझे ही चुप कराती है क्योंकि वह लड़ाई झगड़े से डरती है। लेकिन अब मामला दोनों लड़कों का है। अब मनोज ने भी कह दिया है कि पापा हमें दूसरों के सामने बेइज्जत ना करें। संभालिए खुद को, वरना कल सुमित घर से भागा था, अब कहीं मनोज भी कर चुकी बकवास। खबरदार अब एक शब्द भी आगे बोला तो। अंगारों से लाल आंखें लिए मुट्ठियां भींचे अजय की कड़क आवाज दूर तक जा रही थी। कान खोलकर सुन लो, बच्चों को बिगाड़ने में सिर्फ तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे कारण ही वे इतनी हिम्मत करते हैं। कहाँ है वह उल्लू का पट्टा? मेरे सामने कहता तो खाल खींच देता उस सुअर की औलाद की। गाली देने से झूठ सच नहीं हो जाता। तुम्हें बदलते वक्त का अंदाजा नहीं। बच्चों के साथ कदम नहीं मिला सकते तो उनका रास्ता मत रोको। कुसुम भी तैश में आ गई थी। जिस बात से दूर रखने के लिए कुसुम ने अनिका को रसोई में भेजा था, वे सारी बातें दीवारों की हदें पार कर उसके कानों में गूंज रही थी। अजय मर्दों वाले अंदाज में कुसुम की कमजोरियों को गिनवा रहे थे और दोनों बेटे माँ की बेइज्जती पर दुख से पहलू बदल रहे थे, तो अनिका दोनों भाइयों को फटकार रही थी। लो पड़ गया चैन। एक दिन भी घर में शांति नहीं रहने देते। रोज कोई ना कोई हंगामा होता है। रोज के झगड़ों से मेरी जान निकल जाती है। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ऊपर से मौसी, बुआ, चाची आकर अपने पतियों की वीर गाथाएं सुनाती हैं कि वे उनसे लड़ते हैं। क्या सारे पुरुष एक से होते हैं? उन्हें यही करना होता है तो वे शादियां ही क्यों करते हैं? सुमित गुस्से से गुर्राया। तुम चुप ही रहो दीदी। सारा दोष माँ पिताजी का ही है। हर समय वे झगड़ते रहते हैं। पापा तो सारी उम्र हमें बच्चा ही समझते रहेंगे। जब मन में आया डांट दिया, जब मन आया गाली दे दी। उधर माँ की तेज आवाज आने पर अनिका माँ की ओर बढ़ी। माँ रहने दो, आप ही चुप हो जाइए। आपको पता है कि पापा अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनते, तो आप मत बोलिए। तू हट जा अनिका, आज फैसला होकर रहेगा। मुझे गुलाम समझ रखा है। बाप रौब जमाता है तो बेटे अलग मनमानी करते हैं। तेरा क्या है, शादी के बाद अपने घर चली जाएगी, पर मेरे सामने तो बुढ़ापा है। अगर तेरे पापा का यही हाल रहा तो क्या दामाद और बहुओं के सामने भी ऐसी ही गालियां खाती रहूंगी? नहीं, आज होने दे फैसला। माँ बुरी तरह हाफ रही थी और अनिका रो रही थी। मनोज बोला, क्यों रोती हो? हम बच्चे तो नहीं कि हर बात को सही मान ले। अनिक चिल्लाई, देखा सुमित, सारा झगड़ा इसी का शुरू किया है। बित्ते भर का है और माँ बाप का मुकाबला कर रहा है। दीदी चुप हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मनोज लाल पीला होकर बोला। सुमित भी तमक उठा। दिमाग फिर गया है तुम लोगों का। उधर वे लड़ रहे हैं, इधर तुम। कोई मानने को तैयार नहीं है। आप माने थे? मनोज ने पलटवार किया तो सुमित उसे मारने दौड़ा। उसी समय अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। अनिका दौड़कर अंदर गई तो देखा पापा हाथ में क्रिकेट का बैट लिए शोकेस पर तड़ातड़ मार रहे हैं। मनोज द्वारा पॉकेट मनी जोड़कर खरीदा गया सीडी प्लेयर और सारी सीडी जमीन पर पड़ी धूल चाट रही थी। शोपीस टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा पड़ा था। अनिका हाथ जोड़कर बोली, पापा प्लीज शांत हो जाए। लेकिन अजय जी की जबान को लगाम कहाँ थी। गालियों पर गालियां देते चीख रहे थे। तू हट जा, एक एक को देख लूंगा। बहुत खिलाड़ी हैं, गवैये बने फिरते हैं, पर मैं ये नहीं होने दूंगा। इनको सीधा कर दूंगा या जान से मार डालूंगा। सुमित का जवान खून भी उबाल खा गया। हाँ हाँ, मार डालिए। रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा ही है। कुसुम और अनिका ने मिलकर सुमित को बाहर ढकेलना चाहा और मनोज ने बाप को पकड़ा, पर कोई बस में नहीं आ रहा था। अनिका ने घबराकर इधर उधर देखा तो बहुत सारी आंखें उनकी खिड़कियों से झांक रही थी और कान दरवाजे से चिपके हुए थे। बस यही वह समय था जब अनिका का सिर चकराने लगा। उसे लगा कि वह घरे पाताल में धंसती जा रही है, जहाँ न उसे माँ की बेबसी का होश था, न पापा के गुस्से का और न भाइयों की बगावत का। अनिका को होश आया तो सारा माहौल बदला हुआ था। पापा सिर झुकाए सिरहाने बैठे थे। माँ पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। पापा का गुस्सा तो साबुन के बुलबुलों की तरफ बैठ गया था, पर माँ कुसुम आज मौके का फायदा उठाकर फिर बोल उठी थी। जवान बच्चों के लिए आपको अपनी आदतों और कड़वाहटों पर काबू पाना चाहिए। ये नहीं कि घर में घुसते ही हुक्म देना शुरू कर दे। सुमित ने उन्हें चुप कराया। माँ बस भी करो, देख नहीं रही हैं अनिका दीदी की हालत। अजय जी अनिका की हालत देख खामोश और शर्मिंदा थे, तो माँ बेटों की तकरार चालू थी। सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे।
पापा का कहना था कि अगर बच्चों पर लगाम ना कसो तो वे बेकाबू हो जाएंगी। बच्चों का कहना था पापा हमें हर बात पर बस डांटते हैं। घर से बाहर रहो तो घर में रहने का आदेश, घर पर रहो तो टोका टोकी, गाने सुने तो हमें भांड बनाने लगते हैं, दोस्तों के साथ खेले तो उसे आवारागर्दी कहते हैं। हम तो यहाँ बस माँ के कारण चुप हैं, वरना। कुसुम बेटों को चुप करा ही रही थी। चुप रहो, जवान हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पापा के सामने जबान खोलो। सब मिलकर अनिका को एहसास दिलाना चाह रहे थे कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हाँ, झगड़े तो होते ही रहते हैं। देखो, तुम्हें तकलीफ हुई तो सब तुम्हारी चिंता में बैठे हैं। माँ ने अनिका के बाल सहलाए। सब लड़ झगड़ कर एक हो जाते हैं, पर तुम बेकार में उसे दिल में पाल लेती हो। अनिका बिखर गई। माँ, आपको अच्छा लगे या बुरा, पर सच यह है कि गलती आपकी भी है। आपको यही लगता है कि पापा ने कभी आपकी कदर नहीं की, लेकिन मैं जानती हूँ पापा के मन में आपके लिए क्या है। आप घर नहीं होती तो आपको पूछते हैं, आपकी बहुत सी बातों की सराहना निगाहों से करते हैं, पर कहना नहीं आता उन्हें। लेकिन उनकी तकलीफ दे बातों के कारण आपका ध्यान उनकी इन बातों पर नहीं जाता। इसी कारण पापा पर गुस्सा आने पर आप बच्चों के सामने पापा की कमजोरियां गिनवाती हैं और फिर बच्चे उनको आपकी पीठ पीछे बुरा भला कहते हैं। अनिका बोल रही थी। कुसुम चोर सी बनी सब बातें सुन रही थी। अजय जी भी अनिका की हालत से घबराए थे। हमेशा ही गुस्सा ठंडा होने पर वह एकदम बदल जाते। उन्हें पत्नी बच्चों पर प्यार उमड़ आता था। आज भी यही हुआ। वे उठे और टूटा शोपीस सीडी प्लेयर उठाकर गाड़ी में रखने लगे। टूटी सीडी के नाम पर नंबर नोट करने लगे। अनिका खामोशी से लेटी देख रही थी कि अब पापा मार्केट जाकर सब नया सामान लाएंगे। आइसक्रीम मिठाई से फ्रिज भर जाएगा। माँ के लिए नई साड़ी, भाइयों को पॉकेट मनी मिलेगी। प्यार से समझाएंगे कि बेटा, अभी तुम लोगों का ध्यान पढ़ने में लगना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग खाओ पियो हंसो बोलो। पापा खुश होंगे तो सबके साथ बैठे दुनिया जहाँ की बातें करेंगे। माँ भी चहकती फिरेगी। बस 2 दिन बाद ही जरा सी कोई बात होगी तो फिर हंगामा शुरू हो जाएगा। अनिका का तो कॉलेज जाना भी बंद हो चुका था। यो वहाँ जाने पर भी हमेशा की तरह मन धड़कता था कि कहीं फिर दोनों भाइयों में माँ बाप में झगड़ा ना हो गया हो। कहीं मौसी और चाची अपने अपने पतियों से झगड़ कर ना आ बैठी हों। बस यही हालात थे कि जिनके कारण अनिका को पुरुषों से नफरत हो गई थी, जिसमें उसके पिता, भाई, फूफा, मौसा, चाचा सभी शामिल थे। सारे पुरुष उसे जल्लाद लगते थे, जो सिर्फ स्त्रियों पर अपना हक जताकर उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। इससे बचने के लिए वह इतना ही कर सकती थी कि मर्दों के साए से दूर रहे। आज उसके भाई अच्छा खासा कमाकर परिवार वाले हो गए थे। एक अनिका ही जिसके लिए सब कुछ बेकार हो चला था। अब यह रिश्ता फिर से हाथ आया और अनिका ने फिर से इनकार कर दिया था। इस बार अजय जी को गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी खुद पर काबू पाकर वे अनिका को समझा रहे थे। यह क्या नादानी है, तुम्हारी इतनी उम्र होने पर भी यह रिश्ता आया है। अब कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। खुशियां दरवाजे पर खड़ी हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? या तो तुम्हें मुझे यह बात स्पष्ट समझानी होगी, वरना मैं अपने हिसाब से जो करना है कर दूंगा। कुछ समय अनिका सिर झुकाए खड़ी रही, फिर हिम्मत करके बोली, आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं तो सुनिए पापा, मैं हार गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते। बहुत सोचने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि मैं माँ जैसी हिम्मत व सब्र नहीं रखती। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा द्वारा जो व्यवहार मेरी माँ से किया गया है, वही व्यवहार कोई और व्यक्ति मेरे साथ करे। औरत होने के नाते मैं उस औरत के दुख को महसूस कर सकती हूँ जो मेरी माँ है। हो सकता है कि विवाह के बाद मैं भी व्यवहारिकता में जाकर सब कुछ सह लूँ, पर मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहती। आपके माँ व परिवार के बीच होने वाले झगड़ों ने मेरे अस्तित्व को ही जैसे खोखला व कमज़ोर बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब किसी परिवार का हिस्सा बनने लायक हूँ। एक अनजाना सा डर मुझे हर खुशी से दूर ही रखेगा। इसलिए आप मुझे माफ़ कर दे और रिश्ते के लिए मना कर दे। इतना कहकर वह दोनों हाथों से मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो दी और कमरे में भाग गई। अनिका की बात सुनकर अजय जी सन्न रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आए दिन घर में होने वाले झगड़े उनकी बेटी की जिंदगी में ऐसा गहरा निशान छोड़ जाएंगे कि उसकी जिंदगी की खुशियां ही छिन जाएगी। जिंदगी के कटघरे में आज वे अपराधी बन सिर झुकाए खड़े थे। तो दोस्तों,
ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।